सभी बच्चों को नमस्कार है जी। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने ये चैनल के बारे में बताया था थोड़ा सा आप लोगों को कि किस तरीके से हम यहाँ पे 12th की रिवीजन क्लासेस जो है वो लेके आएंगे। और आज हमारा रे ऑप्टिक्स का पहला लेक्चर है। अगेन मैं आपको याद दिलाऊं, अगर हो सकता है आपने वो इंट्रो वीडियो ना देखी हो, तो मैंने बताया था कि हम लोग 12th की रिवीजन जो है यहाँ पे करने वाले हैं। ये कंप्लीट लेक्चर्स, कंप्लीट डेरिवेशन नहीं है, क्योंकि हम लोग ये लेक्चर डाल रहे हैं आपके एग्ज़ाम से लगभग 1 महीना पहले। तो 1 महीना पहले हम सारे लेक्चर्स को फुल फ्लेज तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सारी की सारी कराई जाएंगी। जो बेसिक डेरिवेशंस हैं जिनको आप बहुत इजीली कर सकते हो या कर भी चुके होगे, उनको यहाँ पे सिर्फ फॉर्मुलेट किया जाएगा, उनमें चीज़ों को समझा जाएगा और आगे बढ़ेंगे कंसेप्ट। लेकिन हम लोग सारे एक बार रिवाइज करेंगे। रे ऑप्टिक्स जो कि वैसे 17-18 लेक्चर्स का काम है, उसको हम 3-4 लेक्चर्स में यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। अगेन मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपको पूरे रे ऑप्टिक्स में जो भी टॉपिक ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ पे नहीं कराया लेकिन आप करना चाह रहे हैं, आपको लगता है कि सर इसकी भी डेरिवेशन होनी चाहिए, तो आप वो कमेंट सेक्शन पे लिख देना। उसको इधर शॉर्ट की फॉर्म में एक छोटी वीडियो डाल के वहाँ पे समझा दिया जाएगा। लेकिन प्लीज़ पढ़ाई के दिन है तो पढ़ाई की बातें ही कमेंट सेक्शन पे करिएगा। चलिए, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इस चैप्टर में से रिफ्लेक्शन वाला जो पार्ट है वो डिलीट हो गया है। ऑल्दो आपको जो एंट्रेंस वगैरह के एग्जाम्स हैं उसमें तो वो आना ही चाहिए, तो वो तो अलग बात है, बट अभी हमारा फोकस हमारे बोर्ड एग्जाम्स हैं। लेक्चर 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें बात करनी है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। देखो, रिफ्रैक्शन शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे एक छोटी सी डिस्कशन करना चाहूँगा, और वो ये है कि अगर एक सरफेस पे कोई भी लाइट जो है वो गिरती है, अगर एक सरफेस पे कोई भी लाइट गिरती है, देखो पहले ना हम इस चैप्टर का थोड़ा सा हिस्ट्री पे भी चलना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे हम लाइट के रे ऑप्टिक्स का मतलब है लाइट के एक अलग एक इंडिविजुअल बिहेवियर को पढ़ेंगे। इसका अगला चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स, जहाँ पे हम लाइट के एक और इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में बात करेंगे जिसको वेव नेचर बोलते हैं, और यहाँ पे हम पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे। फिर इन दोनों के बाद हम एक चैप्टर पढ़ने वाले डुअल नेचर, जहां पे हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली लाइट के पास दोनों ही नेचर हैं, वेव और पार्टिकल। लेकिन ये वाला जो चैप्टर है वो बेसिकली पार्टिकल नेचर के ऊपर है, और पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग जो लाइट है वो 3 काम कर सकती है। एक कर सकती है कि जब वो किसी भी सरफेस पे गिरे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट में वो एब्जॉर्ब हो जाए। जैसे कि जब हम धूप में या लाइट में कोई भी चीज़ को रखते हैं तो वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि वो एनर्जी को यानी कि लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। कुछ एनर्जी जो है आपको पता है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, और कुछ लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, यानी कि उसी मीडियम में बेंड होके चली जाती है। यानी लाइट 3 काम करती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, या फिर वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। दुनिया का हर एक सब्सटेंस, अगेन जनरल बात पे बात कर रहे हैं, दुनिया का हर एक सब्सटेंस ये तीनों काम करता है। बस कुछ रिफ्रैक्शन ज़्यादा करते हैं, कुछ रिफ्लेक्शन ज़्यादा करते हैं, और कुछ एब्जॉर्प्शन। जैसे कि कोई ब्लैक कलर की कोई बॉडी है वो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करेगी, कोई सिल्वर है या शाइनी सरफेस है वो रिफ्लेक्शन ज़्यादा करेगा, कोई ट्रांसपेरेंट है लाइक ग्लास और पॉलीथीन और ट्रांसलूसेंट है वो रिफ्रैक्शन ज़्यादा करेगा। बट ये रिफ्रैक्शन होता क्या है, हमें रिफ्लेक्शन तो नहीं पढ़ना, ऑल्दो आप जानते हो लाइट का बाउंस बैक हो जाना इनटू द सेम मीडियम, जब भी वो किसी पॉलिश सरफेस पे गिरता है, इसको हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। बट हमारा जो सवाल है, हमारा जो टॉपिक है वो रिफ्लेक्शन नहीं है बच्चों, वो क्या है, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अब यहाँ पे मीडियम किसके रिस्पेक्ट से बात हो रहे हैं, तो आंसर है ऑप्टिकल डेंसिटीज के हिसाब से। आप सब जानते होंगे कि दुनिया में 2 प्रकार के मीडियम होते हैं, एक होता है रेयरर और एक होता है डेंसर, है ना। अगर इन केस आप नहीं जानते तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ऑप्टिकली अगर हम बात करें तो रेयरर मीडियम वो होता है जिसमें जो लाइट है वो थोड़ा तेज चलती है, और डेंसर मीडियम वो होता है जिसमें लाइट जो है वो थोड़ा उसके मुकाबले स्लो चलती है। ये जो डेंसर है और ये जो रेयरर है ये कंपैरेटिव वर्ड है, ये 2 मीडिया
को साथ लेके ही डिस्कस किए जा सकते हैं। मैं आपसे पूछूं वाटर एक डेंसर मीडियम है या रेयर, तो ये कोई सवाल ही नहीं है। बट अगर मैं पूछूं एक तरफ मेरे पास वाटर है और एक तरफ मेरे पास एयर है, तो एयर जो है वो रेयर है क्योंकि उसमें लाइट तेज चलती है, और वाटर जो है वो डेंसर है क्योंकि उसमें लाइट थोड़ा धीरे चलती है। ऑप्टिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं, मास अपॉन वॉल्यूम वाली डेंसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, लाइट के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। ऑल दो जनरली ऐसा देखा गया है जिसकी मास डेंसिटी ज़्यादा होती है जनरली उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। बट रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना और उस दौरान बेंड हो जाना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अभी आगे ही हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, बट अभी तो पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो लाइट का बेंड होना जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। अब इसके दो केस बनते हैं। पहला, लाइट जा रही हो रेयरर से डेंसर मीडियम में, मतलब ये हमारे पास एक ऐसा मीडियम है जो रेयरर है और ये एक ऐसा मीडियम है जो डेंसर है। रेयरर मीडियम को इमेजिन कर रहे हैं हम, अगर मान लो तो एयर कर लेते हैं, और डेंसर के लिए वाटर कर लेते हैं। ऑल तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई भी मीडियम हो सकता है, बट एक रेयर इमेजिन करना है तो मान लो एयर है और नीचे वाटर है। ये मैं आपको शॉर्ट के फॉर्म में ये एक्सपेरिमेंट दिखाने वाला हूँ। मेरा यकीन मानिएगा बेटा, जल्द ही जैसे हमें टाइम मिलता रहेगा हम शॉर्ट भी डालते रहेंगे इस चैनल पे, जहाँ पे हम इनको विजुलाइज भी करेंगे। बिकॉज रेयरर से डेंसर मीडियम में जाना, डेंसर से रेयरर मीडियम में जाना, ये जब तक देखा नहीं जाता ना तब तक मज़ा नहीं आता है। तो इसको हम लोग छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स के साथ साथ देखते भी रहेंगे क्लासेस में, ठीक है। लेकिन अगर लाइट रे जा रही है रेयरर मीडियम से कहाँ पे? डेंसर मीडियम में, तो क्या होगा? मान लो ये लाइट रे आई, ये हमारे पास हो गई इंसिडेंट रे, ये हमारे पास हो गई बच्चों इंसिडेंट रे। इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। अब आपको सबको पता होगा, हम लोग यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं नॉर्मल। अब लाइट रे को आप देख सकते हो कि यहाँ जाना चाहिए था, अगर मीडियम बदलता नहीं तो लाइट रे जो है वो सीधा जा रही थी, लेकिन मीडियम बदलने से लाइट बेंड हो जाती है। बताएंगे अभी क्यों, लेकिन बेंड हो जाती है। अब जब रेयरर से डेंसर लाइट जाती है तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाती है। हर चीज़ के पीछे कोई कारण है, धीरे धीरे जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब आप कहोगे ये बात तो सर हम लोगों ने 8th में भी पढ़ ली थी, 10th में भी पढ़ ली थी, तो 12th में नया क्या है? 12th में इसका कारण है, 12th में इसका रीज़न जानेंगे हम, इसका कारण जानेंगे हम कि ऐसा क्यों होगा। बट अगर एक लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल की तरफ। मतलब ये लाइट रे का ओरिजिनल पाथ था, इस तरफ बेंड हो जाएगी। और आप साफ साफ देख सकते हैं कि एंगल आई जो है वो बड़ा होगा एंगल आर से। एंगल आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ऐसे ही अगर एक लाइट रे जा रही है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, अगेन इमेजिन करने के लिए आप उल्टा समझ लो कि अब हम लाइट को वाटर से भेज रहे हैं एयर में। अब लाइट जो है वो वाटर से एयर में जा रही है। कैसे? एक कंटेनर लेंगे, उसमें वाटर से लेज़र को निकाल के एयर में लेके जाएंगे, तो क्या होगा भाई? ये हमारे पास कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। जो बाहर निकलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। अब अगेन यहाँ इस पॉइंट पे गिरी विच इज़ नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये है हमारे पास एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब अगर ये मीडियम बदलता नहीं तो लाइट रे यहाँ जा रही थी, लेकिन जब लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो बेंड हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर बेंड हो जाती है और ये हमारे पास एंगल आर हो जाता है। और साफ साफ आपको दिख ही रहा होगा कि इस केस में एंगल आई और एंगल आर में एंगल आर जो होता है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू एंगल आई। पहली बात। दूसरी बात, आपके मन में एक बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि मेरे तो था जब मैं 12th में था, कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या कारण है कि जो लाइट है वो बेंड हो रही है, और बेंड होने के साथ साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि रेयरर से डेंसर जाते वक्त ये बेंड हो रही है टूवर्ड्स द नॉर्मल और डेंसर से रेयरर जाते वक्त ये बेंड हो रही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसका कारण भी हम लोग आज वाले लेक्चर में, नहीं तो अगले लेक्चर में देख लेंगे, शायद आज ही देख लेंगे। चलिए, लेकिन उससे पहले आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। डन है जी? अच्छा, इसका वैसे एक और केस बनता है कि अगर एक लाइट रे में परपेंडिकुलरली फेंकता हूँ, मतलब मान लो मैं एक लाइट को परपेंडिकुलरली फेंकता हूँ, चाहे मैं कोई भी मीडियम से कोई भी मीडियम में जा रहा हूँ, मीडियम कोई भी हो, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा हूँ और परपेंडिकुलरली फेंक रहा हूँ, तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, यानी कि लाइट विल नॉट बेंड।
वो सीधी चली जाएगी। अगेन इसका भी कारण आपको देंगे, लेकिन अभी फिलहाल दो केस है हमारे पास जहाँ पे लाइट रे जा रही है रेयरर से डेंसर या फिर डेंसर से रेयरर। ठीक है जी, ठीक है जी। अब कौन कौन से सवाल मन में इकट्ठे हो चुके होंगे? पहला कि रिफ्रैक्शन होता क्यों है, और दूसरा ये क्यों हो रहा है कि भाई कभी टूवर्ड्स द नॉर्मल और कभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आओ भाई, उससे पहले आओ बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन जब भी होता है तो कुछ लॉ फॉलो होते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन में लॉ फॉलो होते थे ना। पहला लॉ क्या था रिफ्लेक्शन का? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन एंड एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। यहाँ पे पहला वाला लॉ तो बिल्कुल आप देख सकते हैं सेम है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। मतलब इंसिडेंट रे अगर इस प्लेन पे है, मान लेते हैं ये मेरे पास इंसिडेंट रे है और यहाँ पे कहीं पे वाटर है, तो इंसिडेंट रे अगर इस प्लेन में है तो जो रिफ्रैक्टेड रे बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो भी इसी प्लेन में जाएगी। अगर मैं इंसिडेंट रे को इस प्लेन में रख दूं तो रिफ्रैक्टेड रे भी उसी प्लेन में रहेगी। यानी मान लो इस बोर्ड के रिस्पेक्ट से इमेजिन करो तो ये इंसिडेंट रे है, तो रिफ्रैक्टेड रे इसी प्लेन में रहेगी, बोर्ड पे ही रहेगी। अगर इंसिडेंट रे ऐसे बोर्ड के बाहर आ रही है तो रिफ्रैक्टेड रे भी कुछ ऐसे ही बेंड होगी, लेकिन रहेगी वो इसके परपेंडिकुलर। यानी जिस प्लेन में हमारी इंसिडेंट रे होगी उसी प्लेन में हमारी रिफ्रैक्टेड रे भी रहेगी और नॉर्मल तो रहेगी ही रहेगी। यानी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ये सेम प्लेन पे लाई करते हैं। ये पुराना ही लॉ है, लेकिन जो नया है बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे हम लोग बोलते हैं जो सेकंड लॉ विच इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। इसे क्या भी कहा जाता है? स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ क्यों कहते हैं आप समझ ही रहे होंगे, लेकिन द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी अगर मैं साइन निकालता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस का और अगर मैं साइन निकालता हूं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, तो उनका जो रेशियो रहता है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया वो क्या रहता है? कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, आप कैसा भी मीडियम इमेजिन कर लो, डेंसर से रेयरर या रेयरर से डेंसर, एक एंगल आई बनेगा, एक एंगल आर बनेगा। यस, तो ये कह रहा है कि जो एंगल आई होगा उसका साइन और जो एंगल आर होगा उसका जो साइन है, देयर आर लेट अस से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ऑल्दो कुछ उनके उल्टे ही हैं, सब साइन और कॉस से ही बने हैं बेसिकली, बट ठीक है, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसमें से हम कह रहे हैं कि अगर हम एंगल आई का साइन वाला कंपोनेंट ले लें और एंगल आर का भी साइन वाला कंपोनेंट ले लें, तो इनका जो रेशियो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मतलब कि आप क्या नहीं चेंज करोगे? मीडिया का पेयर। मतलब अगर एयर से वाटर में लाइट जा रही है तो एयर से वाटर ही रखना है आपको। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि भाई लाइट रे जा रही है एयर से वाटर के अंदर, ठीक है जी, एयर से लाइट रे जा रही है वाटर के अंदर। दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर। अब एंगल आई की कुछ वैल्यू होगी, मान लेते हैं यार थोड़ी देर के लिए प्लीज कि एंगल आई की वैल्यू है 45 डिग्री, तो एंगल आर भी कुछ होगा और मान लेते हैं एंगल आर है 30 डिग्री। मानने में क्या जा रहा है बे? तो साइन 45 और साइन 30 डिग्री आ गया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो आंसर लेट अस सपोज आ जाता है 1.2, ठीक है। अब अगर मैं इस साइन की वैल्यू को चेंज कर देता हूं, मतलब मैं साइन 45 की बजाय साइन 60 कर दूं, तो आपको पता होगा कि भैया एंगल आर भी कुछ चेंज होगा। और मान लो एंगल आर चेंज होके हो गया 47, वैल्यू इसमें मत जाओ, ऐसे रफली ले रहा हूं। तो जो भी वैल्यू आए यार हमें लेना देना नहीं है, लेकिन उनका जो रेशियो है वो 1.2 ही रहेगा बच्चों। जो रेशियो रहेगा वो 1.2 ही रहेगा अगर लाइट एयर से वाटर में जा रही है। तो एयर से वाटर में लाइट जाते हुए उसका जो साइन आई बाय साइन आर का रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो रेशियो है इसको हम अभी जाके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी नाम देंगे, बट साइन आई बाय साइन आर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हाँ, अगर मैं मीडियम चेंज कर दूं, एयर से वाटर की बजाय मैं लाइट को एयर से ग्लास में भेज दूं तो वैल्यू बदल जाएगी। मान लो 1.7 आ गई, जो भी आ गई। अब 1.7 है एयर से ग्लास, तो 1.7 ही रहेगी। मैं एंगल आई कुछ भी रखूं, एंगल आर कुछ इस प्रकार से आएगा कि उनका जो रेशियो है
वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चलो मैं इसको यहाँ पे रहने देता हूँ ताकि जब आप इसको एक बारी पढ़ रहे हो इन केस तो आपको ये वाले एग्जाम्पल से याद आ जाए कि हमने एक रफ बात की थी। ये रफ बात है, ये रफ बात है, कहीं कैलकुलेशन करने लग जाएं और बोल दें कि ये आंसर तो आ नहीं रहा है, ये रफ बात कर रहे हैं हम लोग। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आता है। अब ये जो रेशो है, पहली बात तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में 2 लॉ हमारे पास आए। पहला इंसिडेंट, ठीक है, दूसरा वाला जो लॉ है वो इंपॉर्टेंट है और पूरे चैप्टर में एक भी डेरिवेशन मुझे ऐसे याद नहीं आ रही है फिलहाल अभी जहाँ पे ये वाला फॉर्मूला या ये लॉ इस्तेमाल नहीं होता। और ये कहता है कि अगर एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो जो एंगल आई होगा उसका साइन और एंगल आर उसका साइन, उसका रेशियो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन शर्त है आप पेयर मीडियम का चेंज नहीं करेंगे। चलिए, अब यही रेशियो, यही कांस्टेंट क्या कहलाया जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी रेशियो को, इसी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, सबसे पहली बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसको एन से या फिर म्यू से शो किया जाता है। हम कोशिश एन से करेंगे शो करने की, बट आप समझ जाएं एन या म्यू किसी से भी शो किया जाता है। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम फॉर अ लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ, गिवन वेवलेंथ से कहने का मतलब है अलग अलग वेवलेंथ की लाइट नहीं लेनी है। अगर आप, जैसे आपको पता होगा कि लाइट के अंदर 7 कलर्स हैं फंडामेंटल, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, उन सब की वेवलेंथ अलग है। तो आप एक ही वेवलेंथ की लाइट के लिए भी यहाँ फिलहाल बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल रेड, आपको पता होगा रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है एंड वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो कोई एक कलर की वेवलेंथ के लिए अगर हम बात करें तो जो साइन आई बाय साइन आर का रेशियो था या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसके रेशियो को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। मैं समझाता हूँ, ये बहुत कंफ्यूजन वाला पार्ट है तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं लाइट एक मीडियम 1 से एक मीडियम 2 में जा रही है। वी हैव लेट्स से 2 मीडियम, एक है मीडियम 1 एक है मीडियम 2 और लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है। अब अगर लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएगी तो कुछ एंगल आई बनेगा, कुछ एंगल आर बनेगा। मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट होगी लेट्स से v1 और मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट होगी लेट्स से v2। दो मीडियम में हमेशा स्पीड ऑफ लाइट तो अलग अलग ही होगी, कोई डेंसर होगा तो कोई रेयरर होगा। एक डेंसर होगा तो उसमें स्पीड जो है वो कम हो जाएगी और रेयरर में जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कोई एक नहीं है। जैसे कि सबसे पहला फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम एन से शो कर रहे हैं वो तो साइन आई बाय साइन आर ही रहता है। ये जो हमारे पास रेशियो आया था साइन आई बाय साइन आर, जो कि ये कांस्टेंट था, इसी कांस्टेंट को तो हम लोग कहते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी ये जो साइन आई बाय साइन आर है इसके रेशियो को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। लेकिन इसका एक और फॉर्मूला जो इसकी डेफिनेशन कह रही है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, अगर लाइट वैक्यूम से आई है तो अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, अगर लाइट वैक्यूम से आई है तो अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जिसमें भी वो जा रही है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि जो लाइट है वो वैक्यूम से ना आई हो। पहली बात तो वैक्यूम और एयर एक ही बात है, उसमें मत घुसना। क्या पता लाइट आ रही हो वाटर से और ग्लास में जा रही हो। ज़्यादातर केसेस में लाइट एयर या वैक्यूम से ही आएगी, आप भी जानते हैं, और किसी और मीडियम में जाएगी। लेकिन ऐसा भी तो केस बनाया जा सकता है जहाँ पे जो लाइट है वो ग्लास से आई है और चली गई वाटर में, या वाटर से आई है और चली गई ग्लास में। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो अगर ऐसा होता है तो ऊपर हमें किस मीडियम को रखना है बच्चों, तो आंसर है मीडियम 1 को, जहाँ से लाइट रे आ रही है, और नीचे आ जाएगा मीडियम 2। आप सोच रहे होंगे चलो ठीक है, हम ये तो मान लेते हैं कि साइन आई बाय साइन आर का रेशियो कांस्टेंट है और उसको हम क्या कह रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन ये v1 बाय v2 कैसे आया, तो आप में से बहुत सारे बच्चे पहले ही जानते होंगे कि ये जो फॉर्मूला है इसकी जो डेरिवेशन है इन वेव ऑप्टिक्स, आपको शायद पता होगा कि हम हाइगन्स प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके वेव ऑप्टिक्स में, यानी वेव फ्रंट की पढ़ाई करके वेव ऑप्टिक्स में इस फॉर्मूले को भी डिराइव करेंगे। इसकी डेरिवेशन इस चैप्टर में नहीं है। 10th में भी ये फॉर्मूला पढ़ा था, तब भी हमने इसको बस याद किया था, इसकी डेरिवेशन नहीं थी। 12th में
इस चैप्टर में हमें इसको याद करना है, लेकिन अगले चैप्टर में इसकी डेरिवेशन है और वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में से एक है, तो इसलिए वो मैं आपको वेव ऑप्टिक्स में कराऊंगा अभी। लेकिन साइन आई बाय साइन आर का जो रेशो है इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि होता है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। लेट अस सपोज कुछ केसेस ले लेते हैं, ठीक है। ये वाली स्लाइड मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, तो अगर आपको इनमें से कुछ नोट करना हो तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, क्योंकि ये पीपीटी में नहीं आएगी। केस 1 ले लेते हैं। लेट से लाइट जा रही है एयर से वाटर में, ठीक है, लाइट जा रही है एयर से वाटर में। तो सबसे पहली बात तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऐसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। बेटा यही बहुत कंफ्यूजन वाला है, ज़्यादातर बच्चे कमेंट सेक्शन में बताना, उनको यहाँ पे कंफ्यूजन होती होगी मेरे हिसाब से। ऐसे शो ऑफ मत करना, हमें तो नहीं होती। सच बताना, ज़्यादातर बच्चों को इस वाले हिस्से में हाउ टू रिप्रेजेंट दिस, हाउ टू अंडरस्टैंड कि लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। लाइट जा रही है एयर से वाटर में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या आ जाएगा, एयर, क्योंकि हम जिस में जाते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। इसका फॉर्मूला साइन आई बाय साइन आर, ये तो फिक्स्ड है। लेकिन इसका एक और फॉर्मूला भी हमने आज पढ़ा, v1 अपॉन में v2। v1 क्या होता है, जहां से लाइट आ रही है, कहां से लाइट आ रही है, एयर, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, है ना, उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे अगर मैं केस नंबर 2 लेता हूं मान लो, और ऐसा कहते हैं कि जो लाइट है मान लो वो ग्लास से वाटर में जा रही है, तो इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकालेंगे, जिसको हम n या nr यानी कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि दो लोगों का निकाल रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आएगा बताओ भाई, तो आंसर है वाटर का अपॉन में ग्लास का, क्योंकि हम ग्लास से कहाँ जा रहे हैं, वाटर में, उसके रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। तो भाई ये तो फॉर्मूला रहेगा ही कि साइन आई बाय साइन आर, लेकिन यहाँ पे अब जो फॉर्मूला है, ग्लास से लाइट वाटर में जा रही है, तो ऊपर आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास और नीचे आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, क्योंकि हम इस बार ग्लास से वाटर में जा रहे हैं। जिस मीडियम में जा रहे होते हैं उसमें जो स्पीड है वो ऊपर आती है और जिस में जा रहे हैं उसकी स्पीड नीचे आती है, ठीक है। ऐसे कोई भी और एग्जांपल आ जाते हैं। तो क्या इसका मतलब ऐसा कहना ठीक रहेगा बच्चों, क्या इसका मतलब ऐसा कहना ठीक रहेगा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ लाइट से, है ना भाई। क्योंकि देखो अगर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर है तो उसकी स्पीड नीचे है, ऐसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर नीचे है तो उसकी स्पीड ऊपर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है ना। इसका मतलब फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड जो है वो लगभग 2.42 होता है। अच्छा, अगर हम कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, जैसे यहाँ तो हम बोल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो क्लियर है लाइट एयर से वाटर में जा रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो क्लियर है लाइट ग्लास से वाटर में जा रही है। लेकिन कहीं पे लिखा हुआ है सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है कि लाइट एयर से डायमंड में जा रही है या वैक्यूम से डायमंड में जा रही है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एयर और वैक्यूम को हम लगभग इस चैप्टर में सेम सी बात जो है वो कंसीडर करने वाले हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कैसे निकाला जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड निकाला जाएगा नहीं, निकाल के रखा हुआ है 2.42, और वहीं पे ये डायमंड है और वहीं पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज लगभग 1.2 to 1.3 के बीच में, अभी के लिए 1.2 मान लेते हैं। अब अगर ऐसा है तो बताओ किस में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट वाटर में ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, क्योंकि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसमें लाइट धीरे चल रही है, क्योंकि ये इनवर्सली है। सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, अरे भाई ये हम डिराइव करेंगे, बताया तो वेव ऑप्टिक्स में, ठीक है जी। तो ये आप कहीं पे नोट कर लें, क्योंकि ये पीपीटी का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन इस पे ये लिखा हुआ है कि जब लाइट एक मीडियम दूसरे मीडियम में जाती है तो कैसे वो स्पीड के रेशियो को हम वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डन है बच्चों। तो यहाँ पे हमारे पास ये हिस्सा, ये नोट कर लो, फिर मैं इसको हटा देता हूँ। डन। अब यहाँ पे हम वापस से अगर बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, विच इज ऑल्सो इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। इसको हम लोग प्रूव करेंगे, चैप्टर है हमारा वेव ऑप्टिक्स। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वी कैन से दैट एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ओनली, इट्स ऑल सेम थिंग।
रिफ्रैक्शन की क्या एप्लीकेशंस हमारे पास रहती हैं और इनके क्या फॉर्मूले हैं, इनके हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, यानी कि एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ, सन, बेंडिंग ऑफ पेंसिल एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी और, लेकिन फिलहाल अभी 3 पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्शन, इसमें सबसे पहला आ रहा है कंसेप्ट ऑफ एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ। अब इसमें क्या है, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हमने पानी लिया हुआ है, ठीक है जी। इस कंटेनर के अंदर हमने ब्लू क्या लिया हुआ है, पानी। मुझे पता है आपके मन में कौन सा गाना चल रहा होगा, और अगर आपके नहीं चल रहा तो मेरे तो चल रहा है, लेकिन मैं नहीं गाने वाला। चलिए अब बच्चों, यहाँ पे इस कंटेनर के बेस, अक्सर आपने कभी देखा हो ऐसा कि जब हम किसी स्विमिंग पूल में या बाल्टी वगैरह में उसको साइड से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो कम गहरा है, बट एक्चुअली में वो ज़्यादा गहरा होता है ना। वो हमें कम गहरा लगता है, वो उसकी हमें जो डेप्थ है वो कम लगती है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं एपेरेंट डेप्थ। अब होता कैसे है ये, मान लो यहाँ से एक लाइट रे निकली तो वो तो चली जाएगी सीधा भाई, कैसे, क्योंकि मैंने आपको बताया आज कि अगर एक लाइट रे किसी भी मीडियम में परपेंडिकुलरली गिरती है, अब वो चाहे रेयरर से डेंसर जा रही है, चाहे डेंसर से रेयरर, तो वो बेसिकली सीधी चली जाती है विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ से जो साइड वाली रे है अगर वो यहाँ पे गिरी तो आपको मैंने बताया ये हमारा वाटर है और ये बाहर हमारा एयर है। अब लाइट रे अगर वाटर से एयर में जाएगी तो इट विल बेंड, वेरी गुड, सुन लिया मैंने, बोलो ना, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि लाइट रे जा रही है एक डेंसर से एक रेयरर मीडियम में, तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लाइट जो है वो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी और कुछ इधर चली जाएगी। मान लो ये एंगल आई हो गया और ये एंगल आर हो गया। अब आप 10th क्लास से जानते हो, नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं भाई, फिजिक्स का, ऑप्टिक्स का एक नियम है कि हमारी आंख में लाइट रे जहां से एंटर करती है हमें तो ऑब्जेक्ट वहां नजर आता है, उसकी इमेज वहां नजर आती है। एक्चुअली में ये लाइट निकली यहां से, लेकिन अगर उसे यहां से कोई देख रहा है तो ये वाली जो लाइट रे है उसको वो यहां से आती हुई नजर आएगी, दिस पॉइंट पे नजर आएगी, और ये वाले पॉइंट पे अगर लाइट उसको नजर आई तो उसको लगेगा कि ये पॉइंट यहाँ पे है। ऑल्दो मैंने डायग्राम थोड़ा ज़्यादा बड़ा बनाया है तो इतना ऊपर तो नहीं, लेकिन यहाँ कहीं इधर कहीं दिखेगी, लेकिन हमें लाइट रे यहाँ दिखेगी। अगर मैं थोड़ा सा इसको कम कर दूँ, क्योंकि ऐसा ना हो आप समझे कि ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ठीक है ऐसा कर लेते हैं कि लाइट रे को हम थोड़ा कम बेंड कर लेते हैं और लाइट रे बेंड होके यहाँ आ गई, ठीक है ना। अब अगर लाइट रे बेंड होके यहाँ आई और अगर मैं इसको पीछे डॉटेड लाइन से मिलाता हूँ तो ये यहाँ पे आके मिल जाते हैं। वैसे तो अभी भी ज़्यादा ही है, ये हमारे पास एंगल आ रहा है। अब हमें यहाँ पे एक्चुअली ये यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक ये हमारी थी रियल डेप्थ, ये हमारी थी रियल डेप्थ, लेकिन ये पॉइंट अगर O है, ये पॉइंट अगर A है, ये पॉइंट अगर B है और ये पॉइंट अगर C है, तो रियल डेप्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय AB, सॉरी, रियल डेप्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय AO। AO से हमारी रियल डेप्थ जो है वो रिप्रेजेंट हो रही है कि एक्चुअली में इसकी क्या गहराई थी A से लेके O तक की। लेकिन ये जब हम यहाँ से देखेंगे तो हमारी आंख में ये लाइट रे यहाँ मिलती हुई नजर आएंगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक यानी A से लेके B तक ये हमारे लिए हो जाएगा एपेरेंट डेप्थ, यानी ऐसी गहराई जो हमें लगेगी लेकिन होगी नहीं। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है और बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से हो रहा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि जो गहराई है वो थोड़ी सी कम है। अब ऐसा होता है और इसका एक फॉर्मूला भी बच्चों हमारे पास है जिसको हम लोग CBSE में डिराइव करते हैं, पर मैंने बताया हम रिवीजन कर रहे हैं तो अभी मैं फॉर्मूला लिख देता हूं क्योंकि ज़्यादा मुश्किल भी इसकी डेरिवेशन नहीं है। कि जो हमारे पास एपेरेंट डेप्थ होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, हमारी रियल डेप्थ है अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम जिसको हमने लिया हुआ है। जैसे वाटर को लिया हुआ है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, मान लो हनी को लिया हुआ है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हनी, मान लो आपने
ग्लिसरीन लिया हुआ है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन, जो भी लिया हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे आ जाएगा। तो अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रियल डेप्थ अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मान लो एक कंटेनर है जिसकी 10 सेंटीमीटर हाइट है, उसमें 10 सेंटीमीटर मतलब आपने पानी लिया हुआ है, तो रियल डेप्थ हो गई 10 सेंटीमीटर। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1.5 है तो 10 को हम 1.5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, उससे हमें अपेरेंट डेप्थ मिल जाएगी। और एक कॉमन सेंस की बात है कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज़्यादा होता है, क्योंकि सब में स्पीड एयर के मुकाबले कम होती है, वैक्यूम को नहीं मान रहे। तो अगर सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा है तो इतनी मैथ्स आप सबको आती होगी, 12th में पहुंच गए हो, कि जो अपेरेंट डेप्थ है वो हमेशा रियल डेप्थ से कम आएगी। अपेरेंट डेप्थ जो है वो हमेशा रियल डेप्थ से कम आएगी, वो आनी भी चाहिए। डायग्राम भी कह रहा है और ये डेरिवेशन भी कह रही है, ठीक है। इसके ऊपर एनसीईआरटी में 2-4 न्यूमेरिकल्स हैं, करेंगे हम लोग वो भी जब उसका दिन आएगा। अभी फिलहाल ये फॉर्मूला है, डन है। चलिए, बिल्कुल ऐसे ही एक कंसेप्ट है छोटा सा, ये आपने 10th में पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा जल्दी निपटाऊंगा मैं इसको, और वो है कंसेप्ट ऑफ एडवांस सनराइज और डिले सनसेट। जैसे कि बच्चों ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ और यहाँ पे हमारे पास आप खड़े हुए हैं। आप सबको पता है हम लोग वैसे तो इन्फानाइट तक देख सकते हैं, लेकिन एक हॉरिजॉन होता है। हॉरिजॉन का मतलब होता है हमारा आई साइट का एक लेवल जिसके नीचे हम नहीं देख सकते। आप समुद्र किनारे खड़े हो जाएं, आपको दूर दूर तक सिर्फ समुद्र ही दिखेगा, बट वहाँ पे सिर्फ समुद्र तो नहीं है ना, और भी चीज़ें हैं ना। समुद्र के पार बिल्डिंगें नहीं होंगी क्या, कोई और देश, कोई और शहर, कुछ तो होगा ना, दिखता नहीं है क्योंकि वो वैसे नीचे की तरफ बेंड हो जाता है। हम स्टार्स देख सकते हैं, इन्फानाइट तक का देख सकते हैं, लेकिन हम समुद्र के पार बिल्डिंग, शहर बसे हुए, जंगल वंगल नहीं देख सकते, क्योंकि वो हमारे हॉरिजॉन के नीचे चले जाते हैं। तो अगर कोई चीज़ हमारे हॉरिजॉन प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, लेकिन अगर कोई चीज़ हमारे हॉरिजॉन के नीचे है तो उस केस में क्या करेंगे। ओहो, मेरे लेसेस खुल गए जब तक मैं बांधता हूँ। और बच्चों अगर हम हॉरिजॉन के नीचे हैं, बच्चों मैं यही हूँ वापस, कहीं ऐसे कहीं गया नहीं हूँ, घबराना मत। हाँ बच्चों, अगर हम हॉरिजॉन के नीचे कोई भी चीज़ है तो वो हमें नज़र नहीं आएगी, आपको पता है, क्योंकि हम यहाँ खड़े हुए हैं, तो हॉरिजॉन के नीचे चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। अब मान लेते हैं सन जो है वो अभी फ़िलहाल यहाँ पे है, तो हमें नज़र नहीं आना चाहिए क्योंकि वो तो हॉरिजॉन के नीचे है। तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा हुआ है शायद, ये पढ़ा हुआ है यार, है ना। तो यहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स हैं जिनकी डेंसिटी वेरी कर रही है। अक्सर ऐसा होता है कि धीरे धीरे डेंसिटी बढ़ती रहती है जैसे हम अर्थ के सरफेस के पास आते हैं। तो यहाँ से जो लाइट रे निकलेगी वो बेंड होगी, रिफ्रैक्शन करेगी और हमारी आंख के अंदर एंटर कर जाएगी। और हमारी आंख में जहाँ पे लाइट रे एंटर करती है हमें तो चीज़ें वहाँ नज़र आती हैं। तो ये हमारे सन की रियल पोजीशन थी और वो अभी राइज नहीं होना चाहिए था, दिखना नहीं चाहिए था, लेकिन ये हमारे सन की अपेरेंट पोजीशन है, वो राइज होने से पहले ही दिखना शुरू हो जाता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और वी कैन से दैट ड्यू टू रिफ्रैक्शन। बेसिक है, हम पढ़ चुके हैं, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे इसको, आगे बढ़ते हैं। बेंडिंग ऑफ पेंसिल और रॉड, इसका भी अगेन हम सिर्फ डायग्राम बनाएंगे। इसका एग्जाम में डायग्राम बहुत बार बनाने को आया हुआ है और इसकी जो डेरिवेशन है वो रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ के हिसाब से ही की जा सकती है, लेकिन अभी हम फिलहाल इसका डायग्राम, इसका कोई फॉर्मूला भी नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा हमारे एग्जाम में, बट हाँ इसका डायग्राम बनाने को बहुत आता है। ये हमारे पास बच्चों पानी, अब आप सब जानते होंगे अगर हम पानी के अंदर एक रॉड डाल दें, रॉड से हमारा कहने का मतलब क्या है, पेंसिल डाल दो यार, पेन डाल दो भाई, ये हम रॉड डाल दें, क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन रॉड पानी के अंदर में डाल दी बच्चों, ठीक है। अब क्या होगा, इस रॉड के इस वाले हिस्से से जो लाइट रे निकलेगी ऐसे, वो तो सीधी चली जाएगी जैसे कि यहाँ पे हुआ था, ये लाइट रे सीधी चली गई थी, ऐसे यहाँ पे भी होगा। और एक लाइट रे मान लो यहाँ गिरी, अच्छा ये क्या है भाई, पानी है, कोई भी और मीडियम हो सकता है यार, ये क्या एयर, भाई इतना पता है कि एयर से ज़्यादा डेंसर है नीचे, शहद ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल आया, आ गया, लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल बिकॉज लाइट जो है वो जा रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, है ना,
फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और अगर लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हुई तो हमें अगेन यहाँ से कोई देख रहा होगा तो हमें लगेगा कि ये जो पॉइंट है वो इधर है, ये वाला पॉइंट इधर है। तो एज अ रिजल्ट हमें ये पेंसिल जो है वो कुछ ऐसे, या रॉड जो भी है ये, वो हमें ऐसे नज़र आएगी। तो पेंसिल पानी में डालते ही ऐसा लगेगा बेंड हो गई है, पेंसिल जो है, रॉड जो है वो बेंड हो गई है। अगेन कंसेप्ट एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ जैसा ही है, बट इसका ठीक है डायग्राम बनाने को आ सकता है। ये हमारे पास आ गई इंसिडेंट रे, ये हमारे पास आ गई रिफ्रैक्टेड रे, ये हमारे पास आ गया एंगल आर, ये एंगल आई आ गया, ये इसकी रियल पोजीशन आ गई बच्चों, और ये इसकी एपेरेंट पोजीशन आ गई बच्चों। यस और नो बच्चों? यस बच्चों, डन है जी। ठीक है यार, बढ़िया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओहो ओहो भाई साहब, अभी तक जो हम कर रहे थे, ठीक है, मैंने बताया आपको कि ये वाला हिस्सा जो है कहाँ गया, ये वाला हिस्सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला है, पूरे चैप्टर में काम आएगा। लेकिन बच्चों अभी तक हम जो कर रहे थे वो एक तरफ, और अब हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो एक तरफ। मतलब मेरे अंदर से एक आवाज़ कह रही है बच्चों, कौन सी आवाज़? दिल से एक आवाज़ कह रही है कि इसके ऊपर हमें इस साल क्वेश्चन बच्चों मिल सकता है। नहीं मिले तो कमेंट सेक्शन पे आके गालियाँ मत देना, लेकिन चांसेस हैं। इस चैप्टर में से आपको पता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेंस मेकर और उसके पहले जो रिफ्रैक्शन के 2 फॉर्मूले जिनकी हम डेरिवेशन कराएंगे उसके, और उसके बाद TIR है बच्चों। ये अगर मैं टॉप 3 टॉपिक्स बोलूँ इस चैप्टर के तो TIR उनमें से एक है। TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक छोटी सी घटना बताता हूँ बेटा। घटना ये है कि एक क्लासरूम में क्लास चल रही थी, क्लास में लाइट गई हुई थी। अब गवर्नमेंट स्कूल में अक्सर 2 दरवाजे, हर एक स्कूल में अक्सर 2 दरवाजे होते हैं, आगे वाला और पीछे वाला वो फायर एग्जिट वगैरह के लिए। अब लाइट चली गई थी, गवर्नमेंट स्कूल था, तो दोनों गेट खोल दिए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आए और क्लास चल पाए। अब एक बच्चा दूसरे बच्चे दोस्त के साथ उस क्लासरूम में पीछे बैठा हुआ एंड में, और क्लास में एक जो स्कूल का प्रिंसिपल जी थे वो आ गए, ऐसे ही राउंड पे थे और वो क्लासरूम में पीछे से आ गए। तो वो दोनों बच्चे जो है वो मस्ती कर रहे थे, बोर्ड पर जो पढ़ाई चल रही थी वो पढ़ नहीं रहे थे। अब प्रिंसिपल जी जो थे वो अपने टाइम पे फिजिक्स के टीचर रह चुके थे, तो उन्होंने उन दोनों बच्चों को खड़ा किया और बोला, बेटा बताओ क्लास में जो टॉपिक चल रहा है, वो टॉपिक क्या चल रहा था बच्चों क्लास में? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो प्रिंसिपल जी ने पूछा बच्चों कि जल्दी से बताओ कि रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या फ़र्क है, रिफ्लेक्शन में और TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या फ़र्क है। तो उसमें से जो बच्चे थे वो दोनों के दोनों आंसर नहीं दे पाए, क्योंकि वो पढ़ नहीं रहे थे। जेन्युइन कारण ये है, वो इसलिए नहीं पढ़ रहे थे क्योंकि कमरे में इतना अंधेरा था कि दूर से उनको दिख नहीं रहा था। मैं उन बच्चों की तरफदारी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनमें से एक बच्चा मैं था बेटा, और मैं अपनी लाइफ में पहली बार वहाँ मुर्गा बना था। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है बच्चों कि प्रिंसिपल सर ने, उनका नाम शेखावत, मुझे उनका सरनेम याद है, उन्होंने हमें क्लास में समझाया कि TIR और यानी कि रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या फ़र्क है। अब वैसे तो मैं अब टीचिंग लाइन में, लेकिन अगर मैं नहीं भी होता तो भी शायद मैं ये जीवन में कभी भी ना भूलता कि उन्होंने हमें जो उस वक्त बताया। बेटा ऐसे जज मत करना, मैं बैक बेंचर तो नहीं था, थोड़ा सा था, लेकिन उस वक्त मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा था क्योंकि बोर्ड पे कुछ भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि क्लास में बहुत अंधेरा था, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, हम बस सुन रहे थे और जो भी था। ऐसे जज मत करने लग जाना यार तुम मेरे को, ठीक है। लेकिन टोटल, तो मैं आपको आज बताता हूँ सबसे पहले तो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। पहले तो हम पढ़ेंगे कि TIR क्या है, और फिर हम पढ़ेंगे कि इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में और नॉर्मल वाले रिफ्लेक्शन में क्या फ़र्क होता है। लेकिन पहले पढ़ते हैं कि TIR होता क्या। उसके लिए पहले हमें यहाँ पे एक डायग्राम बनाना होगा। डेफिनेशन अभी मत पढ़ना, अभी डेफिनेशन मत पढ़ना, ठीक है जी। मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक मीडियम है। मान लेते हैं बच्चों, गंदा बनाया मैंने, इतना बड़ा वैसे मैं ठीक बना नहीं पाऊंगा, लेकिन मान लो हमारे पास यहाँ पे एक इंटरफेरेंस मीडियम है। बस ये बात ध्यान रखनी है कि ये वाला ऊपर वाला, इस लाइन के ऊपर वाला सारा मीडियम रेयरर है, और इस लाइन के नीचे वाला सारा का सारा मीडियम जो है वो डेंसर है। मान लो नीचे पानी है और ऊपर जो है वो हवा है। अब क्या होगा ये कि अगर
यहां से मैं लाइट रे को मारूंगा तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आप सबको पता है लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल बिकॉज लाइट रे इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, उसकी वजह से वो लाइट बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अब अगर मैं एंगल आई को और बढ़ाता हूं, अगर मैं एंगल आई को और ज्यादा बढ़ाता हूं तो क्या होगा? एंगल आई को और ज्यादा बढ़ाने पे एंगल आर और ज्यादा बढ़ जाएगा। कॉमन सेंस, क्योंकि साइन आई बाय साइन आर का जो रेशो है वो क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। अच्छा, मैंने पीछे आपको एक बात नहीं बताई पर शायद वो आप समझ गए होगे आप कि यार देखो क्या है कि साइन आई बाय साइन आर इज v1 बाय v2, तो यानी कि साइन आई और v1 प्रोपोर्शनल है, साइन आर और v2 प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि अगर स्पीड किसी मीडियम में ज़्यादा है तो उसका एंगल भी ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे लाइट रेयरर से डेंसर जा रही थी तो यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है तो इसका एंगल भी आई ज़्यादा था। ऐसे ही इस फॉर्मूले में अगर साइन आई बाय साइन आर v1 बाई v2 है और अगर v2 कम है तो आर भी कम हो जाएगा। इतनी मैथ्स आपको आती होगी। तो इसलिए जब लाइट डेंसर से रेयरर जा रही थी तो डेंसर में स्पीड कम होती है तो एंगल आई जो है वो कम हो गया, है ना। ये पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया था तो वापस आए इसके लिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम धीरे धीरे एंगल आई को बढ़ाते चले जाएं तो एंगल आर बढ़ेगा। अब यहाँ पे बच्चों इम्तिहान की घड़ी आ गई है, क्योंकि अगर मैं एंगल आई बढ़ा रहा हूँ, मान लो मैं रख रहा हूँ 30 तो वो आ रहा है 40, मैं रख रहा हूँ 50 वो आ रहा है मान लो 65 75 जो भी है। अब ऐसे ही एक पर्टिकुलर एंगल होगा बच्चों, आप समझ सकते हैं, जहाँ पे मैं इस लाइट को अगर मारूंगा तो एंगल आर इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कि वो 90 डिग्री का हो जाएगा। एंगल आई एक लिमिट पे एंगल आई बढ़ाया जा रहा हूँ, आर बढ़ा जा रहा है, तो एक ऐसी वैल्यू आएगी जहाँ पे एंगल आई में इतना रख दूँ कि एंगल आर जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल आर जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा और लाइट जो है वो इस इंटरफेस पे गिर जाएगी। अगेन ये भी मैं आपको शॉर्ट में डाल के दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे इस एंगल को हम पहली बात तो बोलने वाले हैं क्रिटिकल एंगल। दोबारा से एंगल आई को हम बढ़ाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से एंगल आर भी बढ़ रहा है क्योंकि दोनों का जो रेशो है वो हम लोगों को कांस्टेंट रखना होता है। तो इन दैट केस अगर मुझे रेशो कांस्टेंट रखना है तो एंगल आई अगर बढ़ता रहेगा तो ऑटोमेटिकली एंगल आर भी उसके रिस्पेक्ट से बढ़ेगा। तो एंगल आई की एक ऐसी वैल्यू होगी जहां पे पहुंचते ही एंगल आर जो है वो 90 हो जाए। ऐसे एंगल को पहली बात तो बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। इसको क्रिटिकल एंगल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल है, मतलब कि इस पोजीशन पे ये ना तो एक्चुअली रिफ्रैक्शन कर रहा है, ना ही ये दूसरे मीडियम में जा रहा है और ना ही एक्चुअली ये रिफ्लेक्शन कर रहा है, ये बाउंस बैक भी नहीं हो रहा। तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है ये। अभी बताऊंगा 1 डिग्री ऊपर किया 1 डिग्री नीचे किया तो मामला बिगड़ जाएगा, बट इसे बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो अगर कोई पूछ ले क्रिटिकल एंगल क्या है तो आप बोलोगे द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम। बेटा ये तभी पॉसिबल है जब लाइट रे डेंसर से रेयरर जा रही हो, क्योंकि हमें लाइट को अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करना है। तो ये तभी पॉसिबल है जब लाइट रे कहां से कहां जा रही हो, डेंसर से रेयरर। तो इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम, ऐसा एंगल डेंसर मीडियम में फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री। यानी अगर एंगल मुझे किसी को क्रिटिकल एंगल बोलना है तो वो एंगल कौन होगा? एक ऐसा एंगल जिस पे डेंसर मीडियम पे लाइट गिरे तो रेयरर पे एंगल 90 डिग्री हो जाए, इससे हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल एंगल और इसको हम लोग डिनोट करते हैं IC से। अब सोचो अगर एक ऐसे रफली अगर हम बात कर लें कि मान लो किसी के लिए क्रिटिकल एंगल की कुछ सर्टेन वैल्यू है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि एक सब्सटेंस हर एक के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है और हम वो फॉर्मूला भी यहाँ पे अभी लिखेंगे, उसके ऊपर बात भी करेंगे। लेकिन यार कुछ तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होगी ना किसी के लिए। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मान क्या लेते हैं, ये जो मैं आपको क्रिटिकल एंगल की वैल्यू दे रहा हूँ डायमंड के लिए वो लगभग इतनी ही होती है, 24 डिग्री के आसपास रहती है, ऊपर नहीं चलता है। लेकिन डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री रहता है। इसका मतलब यह है कि अगर मैंने लाइट को 24 डिग्री पे फेंका,
एग्जैक्टली 24 पे फेंका तो क्या होगा, तो जो लाइट है वो इसके इंटरफेस पे आ जाएगी, ना वो एक्चुअली जाएगी रिफ्रैक्शन करके, ना ही वो जाएगी रिफ्लेक्शन करके। लेकिन अगर एंगल 24 डिग्री से 1 डिग्री, आधा डिग्री या माइन्यूट सा डिग्री भी ऊपर नीचे हुआ तो चीजें बदल जाएंगी। अगर एंगल 24 डिग्री से कम रहा तो लाइट तो रिफ्रैक्शन ही कर देगी जैसा कि अभी कर रही थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर हमने यहां पे एक लाइट रे को मारा और उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है अगर वो ज्यादा हुआ क्रिटिकल एंगल से, मान लेते हैं ना किसी के लिए क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री है जैसे कि डायमंड के लिए। अब अगर मैं किसी लाइट को 25, 26, 27, 28, 30, 45 डिग्री पे फेंकता हूं तो क्या होगा, लाइट में एंगल जो R90 हो गया, अब अगर वो और बढ़ गया तो लाइट विल सफर क्या, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन? तो आंसर है रिफ्लेक्शन, यानी सारी की सारी लाइट अब रिफ्लेक्ट करने लग जाएगी। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, पहला सवाल, इसको हम TIR क्यों कह रहे हैं, मतलब इसको हम सिर्फ नॉर्मल रिफ्लेक्शन क्यों नहीं कह रहे, इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको आज ही क्लास में बताया था कि जब एक सरफेस पे लाइट गिरती है तो 3 फिनोमिना करती है। पहला फिनोमिना है एब्जॉर्प्शन, दूसरा है रिफ्लेक्शन और तीसरा है रिफ्रैक्शन। यार देखो सिंपल सी बात है, एक कांच आपके कमरे में कहीं पे भी एक शीशा लगाओ, शीशा तो नहीं, एक ग्लास लगाओ विंडो में, आप उस ग्लास को देख पा रहे हो, इसका मतलब सीधा सीधा नियम है उससे कुछ लाइट टकरा के आप तक पहुंच रही है, सिंपल सी बात है, यस और नो। लेकिन आप उसके पार भी देख पा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि लाइट रिफ्रैक्ट भी हो रही है, यानी वहां पे लाइट रिफ्रैक्ट भी हो रही है और रिफ्लेक्ट भी हो रही है। इसका मतलब है अगर आपको सिर्फ रिफ्लेक्शन कराना है तो भी कहीं ना कहीं रिफ्रैक्शन तो हो रहा होगा। बट इन TIR तो हमारे शेखावत सर ने, जो हमारे प्रिंसिपल थे, उन्होंने हमें क्या बताया कि रिफ्लेक्शन में जब हम रिफ्लेक्शन वर्ड सिर्फ बोलते हैं तो आपको ये समझना है कि उस दौरान रिफ्रैक्शन भी हो रहा होगा। अगेन ये भी मैं एक शॉर्ट डाल दूंगा इस चैनल पे। आप कह रहे हो कि सर इतने वादे कर रहे हैं सारे वादे पूरे किए जाएंगे यार। देखो यार, या तो हम कमिटमेंट करेंगे नहीं, करेंगे तो उसे पूरा करेंगे। हाँ ऐसा हो सकता है कुछ चीज़ें थोड़ी सी लेट हो जाएं, क्योंकि आप समझ सकते हैं बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ऐसे मैं एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ें थोड़ी सी लेट हो जाएं। लेकिन जो कमिटमेंट कर रहे हैं या तो मैं करूँगा ही नहीं, जैसे मैंने अभी तक नहीं बोला कि हम यहाँ पे आपको असाइनमेंट, हमने जो 10th का चैनल बनाया है वो थोड़ा पहले शुरू हो गया था, प्लस 10th में सिलेबस भी कम होता है, आप सब जानते हैं, तो मैंने वहाँ पे बोला कि हम वहाँ पे असाइनमेंट्स कराएंगे, तो वह कराएंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने अभी तक कमिट नहीं किया है ना कुछ, क्योंकि हम देखेंगे अब अगर हमें टाइम मिलता है तो फॉर श्योर हम जाएंगे। एग्जाम दिनों में ले गए मेंटी मुंटी जो भी होता है, एंटी पेंटी, ऑल तो मैंने आज तक मेंटी कोई कराई नहीं है, लेकिन कराएंगे बच्चों आप लोगों के। आप बोलो सर डांस करके दिखाओ, मैं डांस करके दिखा दूंगा बच्चों, आप लोगों के लिए कुछ भी। वेरी गुड, चलिए। लेकिन बच्चों मैं ये कह रहा, अभी आप कमेंट सेक्शन में डांस करके दिखाओ सर, ये मत लिखना शुरू करो यार, क्या कर रहे हो यार, इधर देखो बेटा। मैं कह रहा हूं कि अगर इन केस आपसे कोई पूछ ले कि रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या फर्क है, तो क्या जवाब दोगे? तो आंसर है, जब हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं तो उस दौरान रिफ्लेक्शन के साथ साथ रिफ्रैक्शन भी हो रहा होता है, एंड देयर इज लॉस। इफ आवर सोल पर्पस, अगर हमारा एम ही सिर्फ रिफ्लेक्शन है और वहां पे रिफ्रैक्शन भी हो रहा है तो उसको आप लॉस ही बोलोगे ना। बट जब TIR होता है तो लाइट सिर्फ और सिर्फ क्या करती है? रिफ्लेक्शन करती है, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता, इसलिए इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा गया है। मेरे हिसाब से यार क्लियर है। अब आप मुझे बताओ, अगर मुझे TIR करना है तो 2 शर्तें क्या हैं? पहली शर्त किसी भी हाल में लाइट को डेंसर से रेयरर मीडियम में ही जाना ही होगा। लाइट रे को डेंसर से रेयरर मीडियम में जाना ही होगा। एक बच्चे ने मेरी सारी वीडियोस निकाल के उसमें से ये वाली टोन निकाली और मोदी जी की स्पीच से मैच करी। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर आप मोदी जी ऐसे बोलते हैं। यार मैंने कभी ऐसे इंटेंशनली बोला नहीं, वो अपने आप निकल जाता है। अभी मुझे रियलाइज़ हुआ
कि ये तो वैसी बात नहीं मैं बोल रहा हूं, लेकिन बच्चों लाइट रे को ऑप्टिकल डेंसर से ऑप्टिकल रेयरर मीडियम में ही जाना होगा। यानी अगर लाइट रे, यार सोचो, अक्ल लगाओ, अगर एक लाइट रे जा रही है मान लो रेयरर से डेंसर, तो क्या होगा, लाइट विल बेंड वेयर, टुवर्ड्स द नॉर्मल ना, लाइट विल बेंड वेयर, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो कभी भी TIR तो हो ही नहीं पाएगा, लाइट उस मीडियम में वापस तो आ ही नहीं पाएगी। हमें अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइट को बेंड करना है, और अगर हमें लाइट को अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करना है बच्चों, तो उसके लिए बच्चों हमें लाइट को डेंसर से रेयरर मीडियम में भेजना ही होगा। ओके, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आप जानते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। डन है? ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, ये हमारे पास आज का काम आता है कि क्या रिलेशन रहता है बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन होता है, आप मुझे एक गेस करके बताओ। ये तो फॉर्मूला मैं लिख ही दूंगा, लेकिन आप मुझे गेस करके बताओ। देखो प्लीज, ईमानदारी वाली बात है ना, कि आपके हिसाब से क्या होगा, जो डेंसर मीडियम है उनके लिए क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा या उनके लिए कम होगा, है ना। ऐसे गेस सोचो, फिर हम उसको फॉर्मूले को लिखेंगे और देखते हैं आप लोग क्या सोच रहे हैं, ठीक है ना। बट ये तो क्लियर होना चाहिए कि जितना क्रिटिकल एंगल कम होगा उतना TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेहतर होगा। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा था अभी कि डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल इज 24 डिग्री, विच बेसिकली मीन्स 24 के ऊपर कोई भी वैल्यू, हम एंगल I को मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, 90 से कम। एंगल I 90 से बड़ा कैसे हो सकता है बे? तो एंगल रहेगा 24, यानी डायमंड जो है वो TIR करेगा, डायमंड जो है वो TIR करेगा जब एंगल 24 से लेके 90 के बीच में हो, इतनी बड़ी रेंज में। वहीं पे अगर मैं बोलूं कि ग्लास के लिए, वैसे तो अलग अलग प्रकार के ग्लास होते हैं इस दुनिया में, लेकिन अगर हम जनरल बात करें तो ग्लास के लिए 43 डिग्री का क्रिटिकल एंगल हम मान के चल रहे हैं। 44 वाले भी हैं, 42 वाले भी हैं, 43 वाले भी हैं, ठीक है। 43 है तो वो TIR करेगा 43 से 90 के बीच में, क्योंकि TIR तब होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है। तो अब आप मुझे बताओ, डायमंड और ग्लास में ज्यादा बेहतर TIR कौन करेगा? ज्यादा बेहतर से कहने का मतलब है ज्यादा TIR किसके अंदर होगा, किस में ज्यादा चांसेस हैं? तो आंसर है डायमंड में, बिकॉज रेंज इज फ्रॉम 24 टू 90, वेयर एज इन ग्लास जो TIR की रेंज है वो सिर्फ 43 से 90 डिग्री तक की है। एंड दैट इज वाई बच्चों, जितना क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा उतना TIR के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब TIR इसका छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आओ इसको एक बार थोड़ा सा डिराइव कर लेते हैं। ये डेंसर मीडियम है और ये हमारे पास कौन सा मीडियम है? रेयरर मीडियम है। लाइट रे, अगर मैं क्रिटिकल एंगल की बात कर रहा हूँ और अगर लाइट रे क्रिटिकल एंगल पे गिरती है तो वो ऐसे बेंड हो जाएगी और एंगल R को 90 डिग्री कर देगी। ये डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है। चलो जी, अब मुझे बताओ क्या ऐसा कहना ठीक है कि स्नेल जी कहते हैं कि जो साइन I है अपॉन में साइन R जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, जिसमें हम जा रहे हैं, N2 अपॉन N1 या N1 अपॉन N2? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन पे, N2 अपॉन N1 या N1 अपॉन N2? जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। यस, होशियार बच्चे, वेरी गुड। तो भाई N1 अपॉन में N2 आएगा, क्योंकि हम फर्स्ट वाले मीडियम में जा रहे हैं, मतलब N1 वाले में जा रहे हैं। डेंसर को हम अक्सर N2 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ऐसे लिख दिया। अब आप ये मत कंफ्यूज होना कि जिसमें जाते हैं उसको तो 2 बोलते हैं, ऐसा नहीं है यार। आप 2, हम अक्सर डेंसर वाले को 2 और रेयरर को फर्स्ट से दिखाते हैं। ओके, ठीक है। अब मुझे बताओ, फॉर एंगल I को अगर मुझे IC लिखना है, अगर एंगल I को मुझे IC लिखना है तो एंगल R को मुझे 90 डिग्री लिखना रहेगा, क्योंकि एंगल IC कब होता है? जब एंगल R 90 डिग्री हो जाता है। यस, जल्दी बताओ। यस, ओके, ठीक है। अब मुझे बताओ, साइन I की जगह मैं IC रख रहा हूं, साइन R की जगह मैं 90 डिग्री रख रहा हूं, तो N1 अपॉन N2 को 1 अपॉन N2 बाय N1 लिख दूं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि मैं इसको N2 का यानी डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर लिख पाऊंगा ना, अगर हम एयर में जा रहे हैं तो। और साइन 91 होता है, तो यहां से साइन IC हमारे पास कितना आ गया?
1 में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अगर मैं यहाँ से IC निकालता हूँ तो साइन उधर जाके हो जाता है साइन इनवर्स 1 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। और आप यहाँ देख सकते हो कि नॉट एग्जैक्टली बट क्रिटिकल एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विच बेसिकली मीन्स कि अगर किसी के लिए क्रिटिकल एंगल ज़्यादा है तो इसका मतलब है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, या अगर किसी के लिए क्रिटिकल एंगल कम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। जैसे डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम्स में, नेचुरली 2.42, जिसकी वजह से उसका क्रिटिकल एंगल सबसे कम है। और हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि कैसे इस कम क्रिटिकल एंगल की वजह से डायमंड में हमें एक फ़ायदा मिलता है, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ TIR, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस चैप्टर में, कंसेप्ट वाइज समझने वाइज, जैसे आसपास चीज़ें देखने वाइज, बाकी तो डेरिवेशन वगैरह ज़्यादा है ना इसमें। चलिए, मेरा कहने का मतलब ये है यार कि इस लेक्चर में हमने TIR का मतलब तो समझा, और TIR की एप्लीकेशन हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार झटक से इसको देख लेते हैं। हाँ, सबसे पहले हमने पढ़ा कि रिफ्रैक्शन क्या है और कैसे कैसे केसेस बनेंगे जब लाइट 1 मिनट 2 मिनट में जाएगी, और फिर हमने पढ़ा कि रिफ्रैक्शन के क्या लॉज हैं, जिसमें सेकंड लॉ यानी कि स्नेल्स लॉ सबसे इंपॉर्टेंट रहा, जिसका हमने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा, और इसकी डेरिवेशन हम लोग वेव ऑप्टिक्स में करेंगे। फिर हमने अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ का एक फॉर्मूला पढ़ा, इसकी आपको डेरिवेशन करनी है, मैंने नहीं कराई है अभी। आप में से अगर ज़्यादातर बच्चे कहते हैं कि सर करा दो तो 1 शॉट में करा देंगे, बाकी 1 शॉट करा मतलब शॉर्ट्स में, बट मेरे को लगता है बहुत ईजी है। इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ा, फिर ये एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ा, और फिर हमने इस चैप्टर की बहुत एक्चुअली वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक TIR को समझा, और TIR की कंडीशंस को समझा, और इसका रिलेशन निकाला क्रिटिकल एंगल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। अगली क्लास में हम लोग इसकी क्या करने वाले हैं, एप्लीकेशंस। अगला लेक्चर थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे, ये पहला लेक्चर था आज का हमारा, अगला लेक्चर थोड़ा बड़ा ले लेंगे, और उस लेक्चर में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम TIR की सारी एप्लीकेशंस को समझाएं सबसे पहले। उसके बाद प्रिज्म के ऊपर थोड़ी सी बातें कर लेंगे, उसकी डेरिवेशन नहीं कराऊंगा क्योंकि वो बहुत बेसिक है, सीधा फॉर्मूले पे आएंगे। और उसके बाद हम लोग चलेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू कनकेव और कन्वेक्स, उसकी पूरी डेरिवेशन मैं कराऊंगा क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और समय ने साथ दिया तो लेंस मेकर भी कर लेंगे। फिर तीसरे लेक्चर में हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ चलेंगे, और एक पूरा लेक्चर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को देके फिर एक चौथा लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स पे काम कर लेंगे, इसके क्वेश्चंस पे काम कर लेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस न्यूमेरिकल को साथ लेके कर लेंगे। 4 लेक्चर तो देने ही पड़ेंगे रे ऑप्टिक्स को, बच्चों जल्दबाजी नहीं करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।